साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था और चप्पे चप्पे पर केवल एक ही नाम, एक ही चिन्ह और एक ही पार्टी का डंका था। साफ साफ शब्दों में एक ही नारा सुनाई दे रहा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और यह नारा देने वाली नेता थी मायावती, जिनकी बहुजन समाज पार्टी का तब यूपी में नाम चलता था। आलम तो यह था कि साल 2007 में जब उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाला तो विधानसभा की 403 में से 206 सीटों पर इनका ही राज हुआ करता था। अपोजिशन के पास भी इनका कोई तोड़ तक नहीं था और इसलिए अब मायावती की नजर पीएम की कुर्सी पर थी। लेकिन फिर वक्त की चाल कुछ ऐसी पलटी कि केंद्र की कुर्सी पर बीजेपी विराजमान हो गई और आने वाले सालों में बहुजन समाज पार्टी कहीं गायब सी हो गई। अब तक जिस मायावती का नाम पूरे यूपी में गूंजता था, वो नाम धीरे धीरे कहीं गायब सा हो गया। 2022 विधानसभा चुनाव में जब मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने उतरी तो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और 2024 में तो हाल इतने खराब रहे कि उनका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी के राज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी अपने अंत पर आ गई? खुद को दलितों का मुक्तिदाता बताने वाली इस रानी की पार्टी खत्म कैसे हो गई? और क्या अब हाथी की चिंगाड़ भारतीय राजनीति में कभी सुनाई देगी? चलिए जानते हैं विस्तार से। साल था 15 जनवरी 1956। जगह दिल्ली का लेडी हार्डिंग अस्पताल। यहां एक लड़की का जन्म हुआ। 15 दिन बाद छोटी सी इस बच्ची की मां एक साधु के पास गई और वहां साधु से पूछा कि बड़े होकर यह बच्ची क्या बनेगी। इस सवाल पर साधु ने भी भविष्यवाणी करते हुए यह कह दिया कि यह लड़की बड़े होकर देश की एक मजबूत नेता बनेगी। यह बात जरूर मां के लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन अपनी बेटी के भाग्यशाली होने का एहसास मां को तब हुआ जब उसी दौरान बच्ची के पिता का प्रमोशन हुआ। माता पिता को लगा कि यह बच्ची की माया की वजह से ही हुआ है और इसलिए उस लड़की का नाम रखा गया मायावती। बचपन से ही लीग से हटकर काम करने वाली यह बच्ची वैसे तो अफसर बनना चाहती थी, लेकिन 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद मायावती ने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स किया और फिर लॉ करने के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गई। हालांकि यहां भी उनका मकसद यूपीएससी की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनने का ही था और इसीलिए टीचिंग और लॉ का कोर्स उन्होंने बैकअप के लिए रखा था, ताकि आईएएस नहीं बनी तो भी रोजी रोटी चलती रहे। समय आगे बढ़ा और एक साल बाद मायावती दिल्ली में ही एक स्कूल में टीचर बन गई और इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखा। पिता ने उन्हें राजनीति में जाने से रोका, जिसके चलते उन्हें अपने पिता को छोड़ने का दर्द भी सहना पड़ा, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ती गईं। उनके इस करियर में फिर असली मोड़ तब आया जब राजनीतिक गलियारों में उनका एक भाषण बहुत पॉपुलर हो गया। यह बात है 1977 की, जब जनता पार्टी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक रखी, जिसमें बतौर डिबेटर मायावती भी पहुंची। यहां वैसे तो सब ठीक था और मीटिंग भी ठीक थी, लेकिन एक बात मायावती को खल गई और वो ये थी कि रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हरा चुके राजनारायण अपने भाषण में कई बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में जब मायावती मंच पर आई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस तरह से हरिजन शब्द अपमानजनक है। सरकार के एक बड़े मंत्री ने इस शब्द को बार बार दोहरा करके दलितों का अपमान किया है। यह सम्मेलन जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया है, वो एक मजाक बनकर रह गया है। 20 साल की इस लड़की के इस भाषण ने वहां मौजूद दलितों में बिजली सी दौड़ा दी। राजनारायण को हटाओ, जनता पार्टी को हटाओ के नारे गूंजने लगे। इस बीच यह भाषण कार्यकर्ताओं के जरिए कांसीराम तक पहुंच गया। ये उन दिनों पढ़े लिखे दलितों को अपने ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग के सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। ऐसे में जब उन्होंने मायावती के बारे में जाना तो उन्होंने इस लड़की को अपनी पार्टी से जोड़ने का मन बना लिया और अपने इसी फैसले को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने मायावती तक पहुंचने की कोशिश की। यह रात करीब 9 बजे की बात थी। हर दिन की तरह मायावती रात का खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ गई। उनके घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मायावती ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का शख्स गले में मफलर लपेटे खड़ा है। यह शख्स कांसीराम थे। इन्होंने मेज पर रखी चारों तरफ फैली किताबों की तरफ इशारा करते हुए मायावती से पूछा, इतना पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो? मायावती ने जवाब दिया, मैं कलेक्टर बनकर अपने समुदाय की सेवा करना चाहती हूं। तभी पीछे से मायावती जी के पिता प्रभुदास जी बोल पड़े, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अफसर बनकर दलित समुदाय का गौरव बने।
कांसीराम ने मायावती से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे समुदाय ने कई कलेक्टरों और अफसरों को जन्म दिया है, लेकिन हम ढंग के नेता नहीं पैदा कर सके जो इन कलेक्टरों और अफसरों को सही रास्ता दिखा सके। मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने कलेक्टरों की लाइन लग जाएगी। कांसीराम से मुलाकात के बाद मायावती ने यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दिया और वाम सेफ के कार्यक्रमों में जाने लगी। हालांकि प्रभुदास जी नहीं चाहते थे कि बेटी राजनीति में उतरे, लेकिन मायावती धीरे धीरे पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगी। वह हर छोटा बड़ा फैसला कांसीराम जी से पूछकर ही करने लगी थी। एक दिन गुस्से में प्रभुदास ने मायावती से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और कांसीराम का साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। प्रभुदास जी को लगता था कि मायावती अविवाहित होने के चलते घर छोड़ने का फैसला नहीं करेंगी, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। उसी दिन मायावती ने मां को बिना कुछ कहे अपनी सैलरी से बचाए पैसे और कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गई और कांसीराम के किराए के कमरे पर जाकर रहने लगी। और वो कांसीराम की इतनी प्रिय बन गई कि बाद में कांसीराम पर मायावती को आगे कर सीनियर नेताओं की अनदेखी करने के आरोप भी लगने लगे। इसी दौरान साल 1984 में कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी बसपा की नींव रखी। इसी साल मायावती टीचर की नौकरी छोड़कर बीएसपी के ऑल टाइम मेंबर बन गए और यहीं से शुरू हुआ उनके राजनीतिक करियर का सफर। तब कांसीराम जी कहते थे कि पहला चुनाव हारने, दूसरा चुनाव हरवाने और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1984 में मायावती जी कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। वे साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार करती थी। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस लहर में मायावती हार गईं और उनकी पार्टी भी कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन तब वो जानती थीं कि वह चुनाव हारेंगे। लेकिन फिर भी 1985 में बिजनौर और 1987 में जब हरिद्वार से उनके हाथ हार लगी तो 1989 में जीतने का लक्ष्य उन्होंने साथ लिया। इसके अकॉर्डिंग 1989 मायावती और बसपा दोनों के लिए खास रहा। इसी साल मायावती बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ी और 8000 वोटों से जीत गई और 13 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद 1991 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यूपी में एक बार फिर से चुनाव हुआ। तब अयोध्या में गोलीकांड हो चुका था और इसका फायदा बीजेपी को मिला और उसने 419 सीटों में से 221 सीटें जीत ली। उसी दौरान एक इंटरव्यू में कांसीराम ने कहा, यदि मुलायम सिंह उनसे हाथ मिला ले तो उत्तर प्रदेश से बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद मुलायम सिंह ने कांसीराम से दिल्ली में मुलाकात की और उनकी सलाह पर अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। करीब 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा के कल्याण सिंह की सरकार थी। 1993 में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस चुनाव में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली। मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुछ समय बाद ही सपा और बसपा के बीच अनबन की खबरें सामने आने लगी, लेकिन यह भी झुठलाया नहीं जा सकता था कि बसपा अब यूपी में मजबूत हो चुकी थी। समय का पहिया आगे बढ़ा और 23 मई 1995 को कांसीराम अस्पताल में भर्ती हो गए क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसी समय भाजपा नेता लालजी टंडन से कांसीराम जी की फोन पर बात हुई। इसके बाद कांसीराम ने मायावती को बुलाया और पूछा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनोगी। मायावती जी को लगा कि बीमार कांसीराम जी उनसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन कांसीराम जी की यह बात सच साबित हुई, जिसके तहत 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात की और सपा से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मगर यह बात सपा के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से 2 जून 1995 को मायावती पर उन्होंने मिलकर हमला कर दिया। उस समय मायावती जी लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। इस बीच बीजेपी विधायक और आरएसएस से जुड़े रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा समर्थकों को पीछे धकेला। तब से मायावती ब्रह्मदत्त को अपना भाई मानने लगी और कभी भी ब्रह्मदत्त के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वह मुख्यमंत्री बनी कब। ऐसा सच हो पाया बीजेपी के समर्थन से। 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। वो भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी।
हालांकि 5 महीने बाद ही बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन बिखर गया और मायावती को हटना पड़ा, लेकिन उनकी हवा राजनीति में खत्म नहीं हुई। 1996 के विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। 174 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। सपा को 110, बसपा को 67 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को केवल 19 सीटें। बीजेपी का मुलायम के साथ जाना मुमकिन नहीं था और गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम का मिलना नामुमकिन सा हो गया था। ऐसे में राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। करीब 1 साल बाद बीजेपी और बीएसपी की फिर से गठबंधन के पटरी पर बात बनी। दोनों के बीच 6-6 महीने मुख्यमंत्री बनने का फार्मूला तय हुआ। अप्रैल 1997 में मायावती दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 6 महीने बाद जब बीजेपी के कल्याण सिंह को कमान सौंपने की बारी आई तो मायावती ने यह कहते हुए समर्थन वापस ले लिया कि भाजपा दलित विरोधी है। इसके बावजूद भी 2002 में बीजेपी ने समर्थन देकर मायावती को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवाया। कहा जाता है कि संघ ने बीजेपी को सलाह दी थी, मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी तो दलित वोट कांग्रेस से छिटक कर बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि 1 साल बाद ही बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह एक लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि साल 2007 में फिर चुनाव हुआ। यूपी में एक बार फिर से चुनावी शंखनाद हुआ और इस बार मायावती अपने दम पर सरकार बनाई। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ दलितों के वोट से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के पुराने सोशल इंजीनियरिंग यानी कि ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को अपनाया। अंतर बस इतना था कि कांग्रेस के फॉर्मूले में ब्राह्मण मेजबानी करते थे और मायावती के फॉर्मूले में दलितों की तरफ से ब्राह्मणों और मुस्लिमों को दावत दी गई। मायावती ने कांशीराम के नारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। जगह जगह पोस्टर लगाए गए, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। इसका नतीजा यह रहा कि मायावती ने 403 सीटों में से 206 सीटें जीत ली। इनमें से 45 से ज्यादा विधायक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट में भी 10 ब्राह्मणों को जगह दी। अपने दम पर यूपी में जीतने के बाद मायावती की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। उनके समर्थक नारा लगाते थे, लखनऊ जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और वह इसलिए क्योंकि इसी बीच कांग्रेस ने 2009 लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के 60,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ कर दिए। इससे पहले कांग्रेस सरकार 100 दिनों के रोजगार गारंटी के लिए मनरेगा जैसी योजना भी लागू कर चुकी थी। इससे कांग्रेस को यूपी के साथ साथ देश भर में फायदा हुआ। 206 सीटें जीतकर कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी। यूपी में कांग्रेस 9 सीटों से 21 सीटों पर पहुंच गई और उसका वोट शेयर भी 6% बढ़ गया, जबकि मायावती 20 सीटें ही जीत पाई। कहा जाता है कि मायावती को उम्मीद थी कि वह 40 से 50 सीटें जीतती हैं तो वह पीएम बनने की शर्तों पर यूपीए या एनडीए से डील कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2012 के चुनाव में भी मायावती के खिलाफ करप्शन के आरोप लग रहे थे, इसलिए बसपा 206 सीटों से घटकर 80 सीटों पर सिमट गई और सपा ने 403 में से 224 सीटें जीत ली। उसके बाद मायावती फिर कभी यूपी की सत्ता में नहीं लौटी। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद मायावती के कोर वोटर्स भी उनका साथ छोड़ते गए। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला। 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी 19 सीटों पर सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने से मायावती 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब भी रहीं, लेकिन उनका वोट शेयर घट गया। सीएसडीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जाटव यानी जिस कम्युनिटी से मायावती खुद आती हैं उसमें से 87% लोगों ने बसपा को वोट दिया, लेकिन 2022 में यही आंकड़ा घटकर 65% हो गया। इसी तरह दूसरी दलित कम्युनिटी में से 44% ने 2017 में मायावती को वोट किया था, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा घटकर 27% हो गया। यानी मायावती के कोर वोटर साथ छोड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा थी कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ जा सकती हैं, लेकिन वो किसी के साथ नहीं गई और इंडिविजुअली चुनाव में खड़ी हुई। फिर भी उनका नतीजा सेम रहा। इस बार भी उनका खाता नहीं खुल पाया और ले देकर वो एक बड़ा फेलियर बनकर रह गए। अब तो मानना पड़ेगा कि मायावती के हाथ में अब कुछ भी नहीं है और उनके हाथी की चाल भी अब धीमी पड़ गई है। लेकिन यह भी देखने लायक होगा कि आखिर कब तक ऐसा रहता है और क्या वह विधानसभा चुनाव के जरिए वापस राजनीति में वापसी करती हैं या फिर एक कंप्लीट फेलियर बनकर उभरती हैं।
अभी एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या आकाश आनंद पार्टी की कमान को संभालेंगे या अभी भी मायावती जी उनको बाहर ही रखेंगे? दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के साथ मिलकर बसपा चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस या सपा के साथ मिलकर बसपा राजनीति में वापसी करना चाहेगी? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।